तो अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो आप मानते हो कि इसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसके आसपास कोई भी पॉइंट मैं कंसीडर कर लूं। हाँ, आज की क्लास में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें आपको बतानी है कि कोई भी चार्ज रेस्ट पे है तो उसके आसपास क्या अवेलेबल होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवेलेबल, ठीक बात है। बट अगर ये चार्ज मोशन में हो, इफ चार्ज इन मोशन, तो आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा ही हमें अपने आसपास। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये देगा ही, साथ में हमें क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? क्यों मैग्नेटिक फील्ड देगा? हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। बट सिंपल सा इसका कोरिलेशन आप कैसे कर सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर दैट ए करंट कैरिंग रॉड हैव ए मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट अराउंड इट? कितने आप में से जानते हैं? ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है कि किसी करंट कैरिंग रॉड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होती है, ठीक है। क्लास 10th में था ना ये। तो बेसिकली करंट किसको कहते हैं? आप किसको मानते हैं? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। तो इसमें पर यूनिट टाइम में जो फिजिकल मूवमेंट है वो तो चार्ज की है ना, टाइम से तो वो तो हमने टाइम को वो मतलब क्लॉक के अंदर काउंट किया और डिवाइड कर दिया। फिजिकल मूवमेंट किस चीज की हो रही है? करंट के लिए किसका योगदान है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज का। बेसिकली चार्ज अगर मूव करेगा तो ही करंट डेवलप होगा। एग्री? तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है? मोशन को ही कहोगे फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो उस सेंस से डेफिनेटली हमें बात समझ में आ जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमें मिलने वाला है। कहने का मतलब, बात क्या समझ में आई फाइनल, कि अगर चार्ज और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और इफेक्ट को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो आप में से कितने मानते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके इफेक्ट और साथ में मैग्नेटिक फील्ड और उसके इफेक्ट दोनों समझ में आ जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है भाई, जब सब कुछ चार्ज से ही हो रहा है और आपने चार्ज को ही अच्छे से जान लिया, बात तो जानने की है ना, उसको ही जान लिया, तो फिर आपको समझने के अंदर कितनी आपकी वो तेजी आ जाएगी चीजों को समझने में, और कितने अच्छे से वो चीजें आपको समझ में आएंगी। सो यू कैन सी चैप्टर 1 के अंदर चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद गॉस लॉ के अंदर आपने फ्लक्स, और फ्लक्स के बाद आपने गॉस लॉ लगा के फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना ही सीखा है आपने। चैप्टर 2 के अंदर आप मेन क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 के अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आपको, अब देखो ये रिलेशन है, क्लास 10th से ही है ये रिलेशन, आप जानते हो इसको। आपको वर्क डन की समझ होनी चाहिए और चार्ज की समझ होनी चाहिए। वर्क डन की समझ कहाँ से? क्लास 11th। चार्ज को कहाँ सीख रहे हो? चैप्टर 1 में। ये दोनों यदि आपको आता है, then how many of you agree that you very well understood this potential difference?
सहमत हो? तो कौन कौन रोक लेगा तुम्हें ये पोटेंशियल डिफरेंस को समझने में, अगर तुम्हें चार्ज समझ में आ गया? सो चैप्टर 2 का 50% से भी ज्यादा मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट है लगभग चैप्टर 2 के अंदर 70%, और 30% इफेक्ट किस चीज का है? कैपेसिटेंस को समझने में। एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज Q by V, ratio of Q by V. मेरी जो आज ये बातें ध्यान से सुन लेगा भाई, एनसीईआरटी पार्ट 1 उसको आज ही समझ में आ जाएगा क्या है ये एनसीईआरटी पार्ट 1। तो आप देखो कैपेसिटेंस क्या है? रेशियो ऑफ चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को आपने यहाँ सीख लिया, और सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को आपने ऊपर सीख लिया, और चार्ज आप पहले से सीख चुके हैं। तो कौन रोकेगा तुम्हें सी को समझने में? क्या तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता? हाँ भी, कितने लोगों को डिवाइड करना आता है? हाथ खड़ा करिए एक बार। ऋषभ, आपके पास एक हैंड रेज करने की ऑप्शन होगी, उससे आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और माइक ऑन और ऑफ करने के भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। बस ऐसे ही आपको रोज लगानी है क्लास, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो भाई आप ये बताइए कि भाई चैप्टर 2 को तो हमने 2 ही क्वेश्चनों में खत्म कर दिया। हाँ वंदना, चैप्टर 2 तो 2 ही क्वेश्चनों में एंड हो गया, W बाई Q और Q बाई V। पर हम क्या समझ रहे हैं कि चार्ज का रोल इंपॉर्टेंट है। यस सर है। ठीक है, चार्ज का रोल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने चार्ज पे, आप देखो इतना समय लगाया है हमने, बहुत ही डिटेल में किया है, क्योंकि मुझे इसकी इम्पोर्टेंस भली भांति मालूम है। अब आओ आपका चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 है Q बाई T। चैप्टर 3 का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप Q बाई T को समझेंगे, ओम्स लॉ को समझेंगे। ओम्स लॉ आप पहले से भी जानते हो। मेजर रोल इफेक्ट बता रहा हूं मैं, I और V का रहेगा। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट लॉज आएंगे, KCL और KVL। यू विल से, कहा जाता है पूरी इलेक्ट्रिसिटी उस बच्चे को आ जाएगी जिसको ये 2 लॉ लगाने आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज एवर आई हैव सीन, KCL एंड KVL, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और हैरान हो गए कि KCL क्या है? सिग्मा ऑफ द QI इक्वल टू 0, और KVL क्या है? सिग्मा ऑफ द VI 0। आप समझिए, मैंने कहा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लॉज में KCL, और KCL किस पर बेस्ड है? चार्जेस के ऊपर। और इसी को आप और क्या कह सकते हैं, अगर डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो इसी लॉ को आप ऐसे भी कह सकते हो कि करंट का सम भी 0 होता है। तो ये तो इक्विवेलेंट बात ही है कि दोनों तरफ आपने T से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, अब आप देखिए चैप्टर 3 का खेल खत्म, जिसको IQ बाई T, VIR और KCL और KVL आता है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
चैप्टर 4 इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट किसके? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक तो आप पढ़ेंगे फोर्स को, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एवरीवन अवेयर ऑफ दिस सिंबल? ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, कभी देखा किसी ने अभी तक? यस सर। तो आप देखिए, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में v की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली वेलोसिटी आप पहले से जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही है, देयर इज नो इशू विद मैग्नेटिक फील्ड अंडरस्टैंडिंग। चार्ज आप पहले से चैप्टर 1 से जान रहे हो अच्छे से, फोर्स आप पहले से जानते हो भली बाती लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट आपको पहले से आता है। तो मुझे बताओ, है ना, किसकी हिम्मत है आपको इसको वो समझने से उसको रोकेगा आपको? बोलो, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको लगता है ये उसको समझ में नहीं आएगा? और कौन है जिसको लगता है उसको आ जाएगा इजीली? उनकी बारी हाथ खड़ा करने की। एक्टिव रहो, बस आपको एक्टिव रहना है। खेल तो हम खत्म कर देंगे एकदम। देखो 3 चैप्टर तो निपटा ही दिए, चौथे पे हैं अभी। अमरनाथ शुक्ला, अमरनाथ शुक्ला कहाँ है? हाउ द जोश? हाय सर। keep it high all of you. So magnetic effect यहां से आ गया। This will be part 1. पार्ट 2 होगा भाई, एक लॉ आएगा बायट-सैवर्ट्स लॉ, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को आप समझेंगे कि ऐसा कुछ होता है। ये एक एक्स्ट्रा सिंबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर में, अभी नहीं, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट के जैसे ही ये उसका भाई है। ये मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। करंट आप जानते हैं, पोजीशन वेक्टर आप जानते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इनके बीच में ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है या क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट ये होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे 2 वेक्टर के बीच में आ रहा है ये, तो वेक्टर के बीच में हमेशा उसको आप क्रॉस मानेंगे, है ना, इस ये मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को। कहने का मतलब पार्ट 2 भी आपको समझ में आ जाएगा। सो देयर इज नो इशू एट ऑल if you make a very strong foundation in your chapter 1, ठीक है? चैप्टर 5 कुछ भी नहीं है। बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ वाला आपने देखा है बार मैग्नेट। और मैं बता दूं चैप्टर 5 जिसको 1 आता है एज इट इज रेपिटिशन है, रिपीट है चैप्टर 5, और कुछ भी नहीं इससे ज्यादा। बस थोड़ा सा 20% सिलेबस में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे हम, 20 या 30% में। 70% चैप्टर 1 है, 30% थ्योरी है। चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसको आप 10th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में।
कितने बच्चे जानते हो कि अगर एक सर्कुलर लूप ऐसे रख दिया जाए और इसकी तरफ एक मैग्नेट आप लेके जाएं, तो आपको मालूम है कि इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा, किसको पता है? Yes, sir. तो आप पहले से जिसके बारे में आइडिया है उसको समझना और आसान है। और दूसरी बात है, ये भले इंड्यूस करंट, बट करंट को आप पहले से जान चुके हो अच्छे से क्या होता है करंट। करंट आप अवेयर हो तो चैप्टर 6 को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चैप्टर 6 में आपकी मैकेनिक्स काफी लगेगी। मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, रोटेशनल मोशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 6 के अंदर बहुत यूज होगा। सो आई विल प्रेफर यू टू रीड योर चैप्टर 7 बिफोर डूइंग चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 11। चैप्टर 7 है एसी, एयर कंडीशन नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो करंट आ रहा है कौन सा करंट है? Alternating current. अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है। ठीक है, जो एसी जनरेटर से क्रिएट होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, था ना वहां पे वर्किंग इसकी। Yes, sir. वो बात अलग है, सीबीएसई सिलेबस में नहीं थी बट एनसीईआरटी में जरूर थी। चैप्टर 8 पे पहुंच चुके हैं भाई, लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी फर्स्ट बुक। और इस चैप्टर आपकी ये पार्ट 1 खत्म होने वाला है। और इसको कहते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। So if you are very much aware of electricity, magnetism, then what is, अच्छा wave भी आप जानते हैं क्लास 11 से। बेटर रहेगा एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेना इसको करने से पहले। तो क्या दिक्कत है इसको समझने में? ठीक है, पहली बुक खत्म होगी कि नहीं हुई है? हाँ जी, नहीं बोल रहे। We have finished theoretically। First book. Yes, sir. जब आपने यस सर। आपने इस फेर को ही समझ लिया कि भाई चैप्टर बने कैसे हैं, तो अब क्या रहा फिर उसके अंदर? सबसे बड़ी बात तो यही होती है, कोई चैप्टर हमें तभी नहीं समझ में आता जब हमें उसका अंदर का स्ट्रक्चर नहीं पता क्या है। स्ट्रक्चर आप समझ गए, और जैसी पहली जो टाइम लगेगा, अब कह लो फर्स्ट बुक में ही थोड़ा समय लगता है। अगर पहली बुक हमारी 4 महीने में भी खत्म होती है सपोज, तो वो जो सेकंड बुक है आपकी मैक्सिमम 2 मंथ लगेंगे खत्म करने में, या 1.5 महीने में भी हो जाए। समझ गए? सो दिस 9 and 10 विल बी ऑप्टिक्स चैप्टर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये वाला इसमें पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। गर्मियों में गॉगल्स क्यों पहनते हैं? सो दिस पोलराइजेशन विल बी रिलेटेड टू दैट इफेक्ट। और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, मिरर तो आप पहले से जानते हो, बड़ा अच्छे से चैप्टर ये आपके 10th में भी था कि नहीं था? Yes, sir. किसको ये चैप्टर आसान लगता था, ये मिरर और ये लेंस वाला? एनीबॉडी? है ना, आपको ये आसान लगता था, तो ये आपको इस बार भी आसान ही लगेगा। एंड चैप्टर 11, 12, 13, 11 deal with dual nature of light and matter। ये शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा, ऐसा कुछ बोलो। यस सर। तो Yes, sir.
कुछ कुछ आइडिया अगर आपको वहां से भी है तो आपको जल्दी बातें समझ में आ जाएंगी। कुछ भी इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चैप्टर 12 तो आपने पूरा ही पढ़ा हुआ है, एटम पढ़ा हुआ है, Yes, sir. तो बस फिर इसीलिए कहते हैं ना चैप्टर, ये पार्ट 2 को करने में ना बहुत जल्दी, डेढ़ डेढ़ महीना भी काफी है पार्ट 2 को करने में, डेढ़ या मैक्सिमम कह लीजिए 2 मंथ्स। चैप्टर 13 है आपका न्यूक्लियाई। ये आपने पढ़ा है, ये टी हाफ अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रेडियो एक्टिविटी। No, sir. ये तो नहीं पढ़ा. चलो चलो, केमिस्ट्री में ये आ जाएगा, फिर से ही आएगा केमिस्ट्री में। बट रिमेंबर वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री। आपको जितना भी आए केमिस्ट्री से नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता है, हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जितना है हमारे सिलेबस में, ठीक है। हाँ, जिसको आएगा तो उसके लिए एडवांटेज होगा डेफिनेटली। कुछ आपको पहले से आता है तो उसका नुकसान नहीं होता, उसका फायदा ही होता है, ठीक है। ओके, अब लास्ट चैप्टर बचा है वही सेमीकंडक्टर। Yes, sir. ये चैप्टर पहले इसको थोड़ा सा मुश्किल मानते थे, पर इसका सिलेबस पिछले साल से ये 50% इसका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें 2 ही पार्ट बचे हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, और दूसरा बचा है डायोड, ठीक है। ये जितना भी आपका ये जो कंप्यूटर है ये सारा किससे बना हुआ है? सेमीकंडक्टर से बना है ना। सर और सेमीकंडक्टर को मिला के बनता है डायोड, ठीक है। जैसे कि दो, आप एक सिलिकॉन को लेके एक को आप पी टाइप बनाओ, एक को एन टाइप बनाओ, ये आप समझेंगे इस चैप्टर में। थोड़ा ओवरव्यू ले लो, आसान रहेगा आगे के लिए। तो ये इस तरीके से बन जाएगा ये बेटा डायोड, ठीक है। तो डायोड ये बन जाएगा। तो डायोड बनने के बाद आप इससे क्या बना सकते हैं? फिर डायोड से बना सकते हैं ट्रांजिस्टर। तो पहले स्टार्टिंग में हमारे, आपने सुना होगा कंप्यूटर ना बहुत एकदम मतलब कि एक रूम के बराबर कंप्यूटर होता था, सुना किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रूम के Yes, sir. साइज जितना एक कंप्यूटर होता था स्टार्टिंग में जब आया वो, फिर धीरे धीरे उसका साइज आप देख रहे हो कितना रिड्यूस हो चुका है। तो वो जैसे जैसे हमने उसकी फंक्शनिंग को, उसके साइज को जैसे रिड्यूस करना शुरू किया तो वो साइज भी हमारा कम होता गया हमारे डिवाइसेस का। तो वो ट्रांजिस्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बस 2 ही टॉपिक हैं। सो 14 इज नॉट नाउ डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये आपका है भाई ओवरऑल सिलेबस। तो कहने का मतलब कभी भी किसी के मन में ये चीज ना आए कि भाई दूसरे वाले कहाँ हैं, कितने हैं, उनको रहने दो, वो आगे हैं पीछे हैं, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इज इट ओके एवरीवन? और Yes, एक, sir. हालांकि आप ये भी बात जानते हो, वो एक अलग ही बात है कि आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम आगे पहुंचते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं? जैसे 8, 9, 10 पहुंचे, फिर पहुंचते हम यहाँ पहुंच गए, तो हमारा सिलेबस औरों के मुकाबले या तो बराबर या उनसे आगे ही निकल जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Okay. Yes. है ना, ऐसा होता है ना। तो सो
इट्स नेचुरल ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर डेवलप हो जाती है कि आप बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी समझने लगते हो। और टीचर को जब ये महसूस होता है तो ऑटोमेटिकली ना आपको पता लगेगा ना मुझे पता लगेगा, आप हमारा काम स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो आज एक समझो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी आज की, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरे आपके 12th के सिलेबस का एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, एक ओवरव्यू दे दिया, और जो बच्चा, मेरा मानना है, जो इस ओवरव्यू को समझ गया, अपने दिमाग में थोड़ा भी इसका 50% भी रिटेन कर गया, तो उसको चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर? So, anyone have doubt related to what we have discussed today? अभी तक 2 मिनट है हमारे पास। ठीक है, फिर आप ऐसा करिए, मुझे फटाफट बताइए कि